यस सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैकेनिक्स, उसके साथ बीडब्ल्यू भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। थ्योरी भी आता है मैकेनिक्स में, जैसे थ्योरी 1 मार्क के लिए भी नहीं आता है, लेकिन बीडब्ल्यू में थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन जो भी थ्योरी क्वेश्चंस है वो सब डेरिवेशन है, मतलब रट्टा मारने वाला थ्योरी इसमें नहीं है। पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ के लिए, मतलब मैथमेटिक्स ही है सब। जैसे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का थ्योरी क्वेश्चन आता है, फिर स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का थ्योरी क्वेश्चन आता है, फिर ट्रांसफॉर्मर जो यूनिट है उसमें बहुत सारे डेरिवेशंस है। ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी का डेरिवेशन है, एसी सर्किट में बहुत सारे डेरिवेशंस है, 3 फेज में 3 डेरिवेशंस है। सो डेरिवेशन बहुत सारे हैं इसमें और न्यूमेरिकल्स है। मतलब ये सब्जेक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैकेनिक्स है और मैथ्स है। सो हम लोग स्टार्ट कर दे फिर। सो आज हम लोग डीसी सर्किट फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। डीसी सर्किट का टोटल वेटेज है 35 मार्क्स। एसी सर्किट का टोटल वेटेज है 35 मार्क्स। मतलब ये 2 चैप्टर्स भी अगर आप लोग अच्छे से करते हो तो भी पास हो सकते हो। पासिंग के लिए तो 32 मार्क्स की जरूरत है। एक चैप्टर भी अगर आप लोग अच्छे से करते हो डीसी सर्किट तो भी आप लोग पास हो सकते हो। अब इसमें सबसे पहला आता है मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस सेकंड है नोडल एनालिसिस। मेश एंड नोडल दोनों में से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा फॉर 6 मार्क्स। 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है मेश नोडल दोनों में से किसी भी एक के ऊपर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा 10 मार्क के लिए। नेक्स्ट है थेवेनियंस थ्योरम। नेक्स्ट नॉर्टन्स थ्योरम एंड नेक्स्ट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। टोटल 4 थ्योरम्स है आपको सिलेबस में। अब ये तीनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन आएगा 10 मार्क के लिए। अब ये तीनों में से एक ही के ऊपर क्वेश्चन क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर ये तीनों थ्योरम्स जो है वो 90% सिमिलर है, बस 10% डिफरेंट है। जो डिफरेंट पार्ट है वो भी इतना डिफरेंट नहीं है, वो भी बहुत सिंपल सा एक डिफरेंस है तीनों में। सो 90% तो सिमिलर ही है ये तीनों थ्योरम्स, तो इसलिए ये तीनों में से किसी भी एक के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ओके, अब जिसका देखो थेवेनियंस परफेक्ट होता है ना, उसका नॉर्टन थ्योरम ऑटोमेटिकली परफेक्ट होता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए अलग से एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, सब सेम ही लगेगा आपको। तो ये तीनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन आएगा 10 मार्क के लिए। सुपरपोजिशन थ्योरम एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क के लिए। फिर उसके बाद आएगा स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा आपको, 8 मार्क के लिए आ सकता है ये। सो चेक करो कितना हो गया। 10 + 10 20, 20 + 6 26, 26 + 8 26 + 8 34 होता है, बराबर 34। एक काम करो, ये 6 मार्क लो। अब कितना हो गया? 31 हो गया ना, 31। सो 10 + 10 20, 20 + 6 26, 26 + 6 32 एंड लास्ट है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 3 मार्क के लिए। ओके, सो देखो मैंने मैकेनिक्स में भी ऐसे ही आपको बताया था, बीडब्ल्यू में भी आपको ऐसे ही बता रहा हूं। इवन आपको हर सब्जेक्ट में ऐसे ही तैयारी करना है। उस सब्जेक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स है, उस चैप्टर में कितने टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक के ऊपर कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, ये सब अगर आप लोग अच्छे से पता करोगे, अच्छे से प्लानिंग करोगे, तो कम पढ़ाई में आप लोग ज्यादा स्कोर कर सकते हो। समझा? जैसे कि यहां पर देखो, जिसका मेश और नोडल परफेक्ट होता है ना, उसका सुपरपोजिशन 100% परफेक्ट होता है, क्योंकि सुपरपोजिशन में फिर से आपको मेश नोडल ही यूज करना है। फिर उसके बाद थेवेनियन नॉर्टन मैक्सिमम पावर, अगेन जिसका मेश नोडल परफेक्ट है उसका थेवेनियन नॉर्टन मैक्सिमम पावर ऑटोमेटिकली परफेक्ट होता है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। थेवेनियन थ्योरम में आपको नोडल यूज करना पड़ता है थेवेनियन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए। नॉर्टन में आपको मेश एनालिसिस यूज करना पड़ता है नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट कैलकुलेट करने के लिए।
एंड मैक्सिमम पावर जो है वो थेवेनिन के ऊपर ही डिपेंड है, थेवेनिन नोडल के ऊपर डिपेंड है, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें आप लोग ऑप्शन में कुछ नहीं रख सकते, ऑप्शन में रखा मतलब सब ऑप्शन में रह गया, फिर समझा। फिर उसके बाद स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक मैथमेटिक्स यूज करना है यहाँ पर। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको थेवेनिन नॉर्टन समझा है, ये दो साइंटिस्ट की वजह से, थेवेनिन एंड नॉर्टन, ये दो साइंटिस्ट की वजह से एक नया कंसेप्ट का इन्वेंशन हुआ जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखेंगे सब डिटेल में देखेंगे हम लोग। सब लोग नोटबुक लेके तैयार रहो, अपना कैलकुलेटर भी अपने साथ रखो। स्टार्ट करें फिर। आज हम लोग मेश एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे, मेश एनालिसिस। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नोडल एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। लेकिन देखो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपके बाकी फ्रेंड्स को भी बोलो लेक्चर ज्वाइन करने के लिए। मेश एनालिसिस, लेकिन हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले। सबसे पहला है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अगर मैं किसी को पूछूंगा तो सब आंसर देते हैं कि एट द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ऐसा बहुत सारा इंग्लिश वगैरह वो बोलते हैं, समझा। बिल्कुल नहीं करने का। इंजीनियरिंग में जब भी आपको कोई ओम्स लॉ पूछेगा तो सीधा आंसर दो उसको, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। ज्यादा इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। ओम्स लॉ पूछा, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर बोलने का, ओके। या फिर सलमान खान का एक वीर करके एक पिक्चर आया था, तो वो याद रखो, VIR, वीर, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, ओके। इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, एक ट्राइंगल के अंदर VIR, मतलब जब भी आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है, वोल्टेज, तो उसके ऊपर हाथ रखो ऐसा, तो क्या आएगा, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। जब भी आपको करंट कैलकुलेट करना रहेगा, करंट, तो करंट के ऊपर हाथ रखो, V अपॉन आर, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। और जब भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तब V अपॉन I, ओके। तो ये ट्राइंगल याद रखो। सो V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, ये फॉर्मूला है ओम्स लॉ के लिए। अब ये जो ओम्स लॉ में V दिख रहा है ना, V इज इक्वल्स टू IR, ये जो V है, V फॉर वोल्टेज होता है, यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट्स, I इज करंट, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एंड R इज रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, करेक्ट। अब दो टाइप के वोल्टेजेस होते हैं, दो टाइप के वोल्टेजेस होते हैं। वन इज वोल्टेज सोर्स एंड सेकंड इज वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज के मैंने दो टाइप्स बोले ना आपको, वन इज वोल्टेज सोर्स और एक होता है वोल्टेज ड्रॉप, करेक्ट। अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे, वोल्टेज सोर्स क्या है, वोल्टेज ड्रॉप क्या है। अज्यूम करो मैं एक मार्केट गया और मार्केट से मैंने एक पेंसिल सेल लाया, पेंसिल सेल जो हम लोग टीवी के रिमोट में डालते हैं, देखो, है ना, एवरेडी कंपनी का। मैंने एक पेंसिल सेल लाया, 15 रुपए का एक पेंसिल सेल लाया। उस पेंसिल सेल में देखो ये वाला जो टर्मिनल होता है वो प्लस होता है, उसके ऊपर लिखा भी रहता है, देखो ये वाला टर्मिनल प्लस और ये वाला माइनस। जब भी आप लोग टीवी देखोगे, जब ऐड लगेगा तब सेल निकाल के देखने का कि प्लस कहां पर है, माइनस कहां पर है। और उसका पोटेंशियल रहता है 1.5 वोल्ट। तीन साइज में पेंसिल सेल आते हैं, एक स्मॉल, एक मीडियम और एक लार्ज। तो हम लोग मीडियम की बात कर रहे हैं। सो मीडियम पेंसिल सेल जो है उसका पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट, ओके। अब इस पेंसिल सेल के सीरीज में मैंने क्या किया, देखो, दो रेजिस्टर्स कनेक्ट किया, दो रेजिस्टर्स, एक का वैल्यू लिया 2 ओम और एक का वैल्यू लिया मैंने 3 ओम। ये जो 2 ओम है इसको मैंने नाम दिया R1 एंड सेकेंड 3 ओम रेजिस्टर को मैंने नाम दिया R2। अब ये दोनों रेजिस्टर्स मैंने कैसे कनेक्ट किए, सीरीज में कनेक्ट किए। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का एडिशन होता है। अब 11-12 में आपका इतना तो हुआ है कंसेप्ट, बराबर। दो रेजिस्टर सीरीज में है, सो सीरीज कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का एडिशन करते हैं। सो R1 प्लस R2 ना, R1 प्लस R2 कितना आएगा, 2 प्लस 3, आंसर इज 5 ओम, ओके। ये मिल गया मुझे टोटल रेजिस्टेंस RT, T फॉर टोटल, सो टोटल रेजिस्टेंस RT इज 5 ओम। नेक्स्ट, अब टोटल करंट कितना आएगा। करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। इसमें बताओ ये 1.5 क्या है, टोटल वोल्टेज। देखो ना, करंट कैलकुलेट करना है तो I इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V अपॉन R आएगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R।
लेकिन मुझे आई जो कैलकुलेट करना है वो टोटल कैलकुलेट करना है, टोटल। सो यहां पर लिखूंगा मैं आई टी। सो टोटल करंट के लिए आपको टोटल वोल्टेज की जरूरत है, टोटल रेजिस्टेंस की जरूरत है। अब टोटल रेजिस्टेंस तो मैंने कैलकुलेट किया है, 2 + 3 5। टोटल वोल्टेज देखो ना, यहां पर बैटरी मैंने कितना लिया है, 1.5 वोल्ट का लिया है ना। सो टोटल वोल्टेज यहां पर कितना है, 1.5। सो 1.5 डिवाइड बाय 5, आंसर कितना आएगा, 0.3 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। अब ये करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या फिर पॉजिटिव टू निगेटिव, ऐसा भी बोल सकते हो। सो पॉजिटिव टू निगेटिव करंट कैसे फ्लो हो रहा है, देखो, पॉजिटिव टू निगेटिव, आईटी। चलो नेक्स्ट। अब फर्स्ट रेजिस्टर जो है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आईटी करंट फ्लो हो रहा है, कितना है वैल्यू, 0.3 एम्पियर। सेकेंड रेजिस्टर, इसमें से भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, आईटी फ्लो हो रहा है, कितना, 0.3 एम्पियर। क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट का वैल्यू सेम होता है, जितने भी सीरीज रेजिस्टर्स होते हैं सभी में से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट। डिवाइड कहां पर होता है, पैरेलल कनेक्शन में, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में नोड आता है, नोड या फिर उसको जंक्शन बोल सकते हो, समझो। सो यहां पर देखो कहीं पर भी नोड नहीं है। नोड मतलब क्या, द पॉइंट एट विच मोर देन 2 ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, करेक्ट। सो यहां पर नोड तो नहीं है, तो इसका मतलब दोनों रेजिस्टर में से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। तो इस 2 ओम रेजिस्टर में से करंट फ्लो हो रहा है 0.3 एम्पियर। सेम वैसे ही 3 ओम में से भी सेम करंट 0.3 एम्पियर। अब मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना है, फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कैलकुलेट करना है। लैब में जब आपका बीडब्ल्यू का प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा कॉलेज में, तब वोल्टेज मेजर करने के लिए आप लोग क्या करोगे, मल्टीमीटर यूज करोगे, मल्टीमीटर एज अ वोल्ट मीटर यूज करोगे। अब मल्टीमीटर में देखो 2 प्रोब्स होते हैं, एक रेड कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है। तो आप लोग यहां पर कनेक्ट करोगे ना, ये 2 टर्मिनल के अक्रॉस, तो आपको मल्टीमीटर में रीडिंग मिल जाएगा। तो बताओ कितना आएगा, इस 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कितना आएगा। अगेन ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल्स टू I × R। अब इस 2 ओम रेजिस्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.3 एम्पियर, करेक्ट। और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 2 ओम। सो ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू I × R ना। तो बताओ करंट कितना है, 0.3, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 2, तो वोल्टेज कितना आएगा, 0.6 वोल्ट। सो फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज मिल गया मुझे V1, 0.6 वोल्ट। सेम वैसे ही सेकेंड रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज मुझे कैलकुलेट करना है, उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.3 एम्पियर, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 3। सो V2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, I × R ना। करंट कितना, 0.3, R का वैल्यू कितना है, 3। सो वोल्टेज कितना आएगा, 0.9 वोल्ट। ओके, 0.9 वोल्ट, 0.6, 0.9। ओके। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 2 टाइप के वोल्टेजेस होते हैं, एक होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है वोल्टेज ड्रॉप। तो इस सर्किट डायग्राम में चेक करो और बताओ, मेरे पास टोटल 3 वोल्टेजेस है, एक 1.5, एक 0.6, एक 0.9। तो ये तीनों में से वोल्टेज सोर्स कौन सा है और वोल्टेज ड्रॉप कौन सा है। तो यहां पर देखो 0.6 एंड 0.9 ये दोनों कौन है, वोल्टेज ड्रॉप है, ड्रॉप। एंड 1.5 कौन है, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, करेक्ट। वोल्टेज ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, रेजिस्टेंस होता है। आपके सर्किट में 2 रेजिस्टर से मतलब 2 बार वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर मैं यहां पर और एक रेजिस्टर कनेक्ट करता, और एक रेजिस्टर, तो कितने टाइम्स वोल्टेज ड्रॉप होता, 3 टाइम्स वोल्टेज ड्रॉप होता। और एक रेजिस्टर कनेक्ट करता, टोटल 4 रेजिस्टर होते, 4 टाइम्स वोल्टेज ड्रॉप होता। तो आपके सर्किट में जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है उतने टाइम्स वोल्टेज ड्रॉप एग्जिस्ट करेगा, समझा। चलो, तो यहां पर 0.6, 0.9 ये दोनों कौन है, वोल्टेज ड्रॉप है। एंड 1.5 कौन है, वोल्टेज सोर्स। ये पेंसिल सेल जो है वो एज अ सोर्स में बहुत जगह पर यूज कर सकता हो, रिमोट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक टॉयज रहते हैं या फिर घड़ी रहता है दीवार पर जो हम लोग लगाते हैं, उसमें भी हम लोग पेंसिल सेल, ये जो है पेंसिल सेल एज अ सोर्स यूज करते हैं, बराबर। चलो, तो 1.5 वोल्टेज सोर्स, 0.6 वोल्टेज ड्रॉप, 0.9 वोल्टेज ड्रॉप। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टर, बराबर है। चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद आता है, ये तो हो गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हमने एकदम चीर फाड़ के देख लिया, सब एकदम डिटेल में देखा। अब इसके बाद और 2 लॉज आते हैं, एक आता है केवीएल और एक आता है केसीएल, क्रिचॉफ्स करंट लॉ। आज हम लोग केवीएल के ऊपर काम करने वाले हैं, केवीएल के ऊपर। केवीएल होता है, देखो ये जो भी लॉज वगैरह मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब 200-300 साल पुराने हैं और ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, सब कॉमन सेंस की बातें। जैसे कि एक एग्जांपल लो, मेरे जेब में 500 रुपीज है,
मेरे वॉलेट में 500 रुपीज़ है, मैं मार्केट में गया और मैंने 10,000 का शॉपिंग किया, आप लोग यकीन करोगे? बिल्कुल नहीं। आप लोग बोलेंगे अरे कैसे पॉसिबल है, 500 रुपये जेब में और 10,000 का शॉपिंग कैसे? आप लोग वो अलग अलग लॉजिक मत लगाओ, क्रेडिट कार्ड रहेगा या फिर ये वो रहेगा। एक्चुअल रियल एकदम सिंपल से एग्जांपल है, 500 का नोट है मेरे जेब में, मैं मार्केट में गया और 10,000 शॉपिंग किया, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेरे जेब में 500 रुपीज़ है, मैं मार्केट में गया और 500 का शॉपिंग किया, आप लोग बोलेगा हाँ चलेगा, परफेक्ट है ये, समझा? कॉमन सेंस की बात है ये। तो सेम वैसे ही क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये जो क्रिचॉफ्स करके साइंटिस्ट था उसने भी एक थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया। देखो इस सर्किट में 0.6 0.9 ये दोनों कौन है? वोल्टेज ड्रॉप है, बराबर। दोनों का एडिशन करना, 0.6 एंड 0.9 दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूं तो आंसर आएगा 1.5, और ये 1.5 कौन है? अपना वोल्टेज सोर्स है। तो उसने क्या बताया हमें, केवीएल ने, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स is equals to sum of voltage sources. मतलब आपके सर्किट में जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है उतना ही आपके पास वोल्टेज सोर्स होता है, ना कम ना ज्यादा, समझा? सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। समझ में आ रहा है सबको? सो ये सिंपल सा लॉ है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसके ऊपर मेश एनालिसिस डिपेंड करता है। चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए, समझा यहां तक सबको? यस और नो? यहां तक समझा सबको? जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, फास्ट। सो क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। अगर मैं 100 वोल्ट का बैटरी लेके आता हूं और सर्किट में कनेक्ट करता हूं तो ड्रॉप भी कितना रहेगा? 100 वोल्ट ही रहेगा, समझा? अब कुछ लोग क्या दिमाग लगाएंगे मालूम है, 100 वोल्ट का बैटरी है ना, तो फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस हम लोग 10 वोल्ट ड्रॉप करते हैं एंड सेकंड के अक्रॉस 30 वोल्ट ड्रॉप करते हैं, और जो बचा हुआ है वो वापस लेके आते हैं। ऐसा थोड़ी रहता है, ऐसा आप लोग नहीं डिसाइड कर सकते कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये रेजिस्टर का वैल्यू डिसाइड करता है, समझा? रेजिस्टर का वैल्यू डिसाइड करेगा आपके सर्किट में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। पूरा का पूरा वोल्टेज सोर्स जो होता है ना, वो पूरा का पूरा ड्रॉप होता है। समझ में आ रहा है? चलो तो फर्स्ट मेथड में स्टार्ट कर रहा हूं, मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस बेस्ड ऑन केवीएल, इसका और एक नाम है लूप एनालिसिस। Loop analysis based on KVL, sum of voltage drops is equals to sum of voltage sources. Okay, so first example देखते हैं। ट्वेंटी वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम। क्वेश्चन है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। ये जो रेजिस्टर दिख रहा है ना, उसमें से कितना करंट फ्लो रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। अब पहले चेक करते हैं ये मेश मतलब होता क्या है। मेश के पहले आपको लूप पता होना चाहिए। एनी क्लोज पार्ट ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड लूप, एनी क्लोज पार्ट। ओके, सो इसमें देखो ये क्लोज पार्ट है, करेक्ट, ये क्लोज पार्ट है, बराबर, ये भी तो क्लोज पार्ट है ना, ये भी क्लोज पार्ट है। तो इसमें अगर मैं लूप्स काउंट करूंगा तो 3 लूप्स आएंगे। नंबर ऑफ लूप्स इसमें कितना है? 3। लेकिन नंबर ऑफ मेशेस की अगर बात करेंगे, नंबर ऑफ मेशेस की, तो कितने आएंगे? 2। मेश मतलब ऐसा क्लोज पार्ट होता है जिसके अंदर और कोई क्लोज पार्ट नहीं होता है। मैंने क्या बोला? मेश ऐसा क्लोज पार्ट होता है जिसके अंदर और कोई क्लोज पार्ट नहीं होता है। जैसे कि देखो ये क्लोज पार्ट है, इसके अंदर और कोई क्लोज पार्ट है क्या? नहीं है। ये क्लोज पार्ट है, इसके अंदर कोई क्लोज पार्ट है? नहीं है। ये क्लोज पार्ट है,
ये क्लोज पार्ट है, इसके अंदर दो क्लोज पार्ट है, देखो ना ये दो क्लोज पार्ट है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या, ये जो क्लोज पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला क्लोज पार्ट, ये कौन हो गया, लूप हो गया, लूप, मेश नहीं हुआ वो, समझा। मेश ऐसा क्लोज पार्ट होता है जिसके अंदर और कोई क्लोज पार्ट नहीं होता है। चलो तो मेरे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो, ये कौन है, मेश है, क्यों, लूप नहीं है, वो लूप भी है ना, ये मेश भी है लूप भी है। ये बताओ ये कौन है, ये भी मेश भी है लूप भी है, और ये वाला कौन है, ये सिर्फ लूप है, ये मेश नहीं है। तो इसका मतलब क्या, एवरी मेश इज लूप बट एवरी लूप इज नॉट अ मेश। एवरी mesh is loop but every loop is not mesh, ये वर्ल्ड फेमस स्टेटमेंट आपको मिल गया। अब इतना डिटेल में मैं क्यों जा रहा हूं, मेश लूप इतना डिटेल में मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ohm रेजिस्टर बाय यूजिंग लूप एनालिसिस। तो आप लोग बोलते हो कि अरे हम लोग को तो सर ने मेश एनालिसिस पढ़ा है, लूप एनालिसिस तो हम लोग को बताया ही नहीं, आप लोग फिर वो छोड़ के आते हो। तो लूप एनालिसिस मतलब मेश एनालिसिस, क्योंकि एवरी लूप इज नॉट अ मेश बट एवरी मेश इज लूप ना, समझा। तो मेश एनालिसिस का और एक नाम क्या है, लूप एनालिसिस है, बिकॉज एवरी मेश इज लूप। जैसे कि अपने देखो घर दो नाम रहते हैं, एक कॉलेज में जो नाम रहता है वो रियल नाम रहता है, और घर पे हमें चिंटू बिंटू नाम से बुलाते हैं, तो वो अपना एक पेट नेम रहता है। तो सेम वैसे ही इसका ओरिजिनल नाम क्या है, मेश, और घर का नाम क्या है इसका, लूप। तो मेश को मैं लूप नाम से बुला सकता हूं, समझो। चलो तो आगे बढ़ते हैं, मेश मतलब क्या है वो समझ में आ गया। और देखो नंबर ऑफ मेशेस फाइंड आउट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको पता चलेगा। जैसे कि बताओ यहां पर नंबर ऑफ मेशेस कितना है, 3, 1 2 3। लूप्स कितना है उसके बारे में जाओ ही मत, वो सोचो ही मत लूप के बारे में, मेश के बारे में सिर्फ सोचो। सो 1 2 3, 3 मेशेस है। अब बताओ नंबर ऑफ मेशेस कितना है, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप लोग नंबर ऑफ मेशेस काउंट कर सकते हो, ओके। चलो तो यहां पर बताओ नंबर ऑफ मेशेस कितना है, 2। सो 2 मेश करंट में यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम कर रहा हूं, I1 एंड I2। अब आप लोग बोलेंगे अरे क्लॉकवाइज ही एज्यूम करना है क्या, आपके पास दो ऑप्शन है, क्लॉकवाइज भी एज्यूम कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी एज्यूम कर सकते हो। आंसर सेम आएगा, एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा, समझा। अब क्लॉकवाइज में एज्यूम करने के बाद सपोज आंसर आ रहा है 5 एम्पियर, तो एंटी क्लॉकवाइज में -5, या फिर क्लॉकवाइज में -5 है तो एंटी क्लॉकवाइज में +5। तो अलग अलग डायरेक्शन एज्यूम करके हम लोग अपने आप को कंफ्यूज कभी नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही एज्यूम करेंगे, क्लॉकवाइज। चलो तो मैंने यहां पर दो करंट्स एज्यूम किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम किया। नेक्स्ट, अप्लाइंग केवीएल फॉर मेश 1, अप्लाइंग केवीएल फॉर मेश 1, मेश एनालिसिस बेस्ड ऑन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ना। चलो नेक्स्ट, अब यहां पर मैं आपको एक डायलॉग बता रहा हूं, पिक्चर तो आप लोग बहुत सारे देखते हो, पिक्चर के डायलॉग जो है वो हमें बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक याद रहते हैं। 10 साल पहले हमने एक पिक्चर देखा है, स्टोरी याद नहीं रहता है लेकिन डायलॉग याद रहता है। यहां पर मैं आपको एक डायलॉग बता रहा हूं, हर कुत्ता अपनी गली में डैश डैश होता है। चलो ना कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दो, ये डैश डैश क्या है। हर कुत्ता अपनी गली में डैश डैश होता है, डैश डैश। यस, सबको बताएं, हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, शेर, ओके, शेर होता है। तो यहां पर ये डायलॉग का क्या रिलेशन है, ये डायलॉग बीच में कैसे आ गया। तो आप लोग मुझे बताओ कौन से मेश को केवीएल अप्लाई कर रहे हो, मेश 1 को केवीएल अप्लाई कर रहे हो। मेश 1 का करंट कौन है, I1। सो I1 इज ग्रेटर देन I2, I1 इज ग्रेटर देन I2, करेक्ट है। नेक्स्ट, तो I2 ग्रेटर देन I1 कब होगा, I2 ग्रेटर देन I1 कब होगा, जब हम लोग सेकेंड मेश के गली में जाएंगे, सेकेंड मेश के गली में जाएंगे तब I2 जो है वो शेर बन जाएगा, मतलब I2 ग्रेटर देन I1 हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि अगर 3 मेशेस होते तो 3 मेश करंट I1 I2 I3, तो फर्स्ट मेश के टाइम क्या होगा, I1 इज ग्रेटर देन I2 एंड I3। फॉर सेकेंड मेश I2 इज ग्रेटर देन I1 एंड I3, एंड फॉर थर्ड मेश I3 इज ग्रेटर देन I1 एंड I2। समझा, सिंपल सा लॉजिक है ये।
सो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसलिए मैं ये ऐसा डिटेल में लिख रहा हूँ। आगे के एग्जाम्पल में ये सब में नहीं लिखने वाला, आपको वो ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि हाँ मैं फर्स्ट मेश को केवल अप्लाई कर रहा हूँ ना तो I1 बड़ा है, सेकंड को केवल अप्लाई कर रहा हूँ हाँ I2 बड़ा है, ये आपको ऑटोमेटिकली पता चलना चाहिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। केवीएल फॉर मेश 1 क्या है? केवीएल सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। मुझे एक बात बताओ, मैंने जो आपको ओम्स लॉ बताया ना V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, इसमें ये I इंटू आर क्या होता है? I इंटू आर, I इंटू आर होता है वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। जैसे कि मेरे पास एक रेजिस्टर है जिसका वैल्यू है 2 ओम और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, तो बताओ ये 2 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? ओम्स लॉ I इंटू आर, करेक्ट, 4 एम्पियर इंटू 2 ओम, आंसर आएगा 8 वोल्ट। तो यहां पर देखो वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, रेजिस्टर का जो वैल्यू है ना उसको आपने करंट से मल्टीप्लाई किया, उसमें से जो भी करंट फ्लो रहा है उससे मल्टीप्लाई किया, मिल गया ना वोल्टेज ड्रॉप। तो सेम वैसे यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, करंट एंड रेजिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। चलो तो हम लोग कहां पर दे देखो, अप्लाइंग केवीएल फॉर मेश 1, फर्स्ट मेश को मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने इक्वल साइन दिया है ना, इक्वल साइन दिया। अब इक्वल साइन के लेफ्ट साइड वोल्टेज ड्रॉप का एडिशन, वोल्टेज ड्रॉप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रेजिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। बताओ फिर फर्स्ट मेश में कितने रेजिस्टर्स है मेरे पास? 2 रेजिस्टर्स है, एक 2 ओम और एक 3 ओम। सो 2 बार वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर 2 ओम के अक्रॉस एक और 3 ओम के अक्रॉस एक, बराबर। अब वोल्टेज ड्रॉप के लिए रेजिस्टर के साथ साथ करंट भी तो चाहिए ना, रेजिस्टेंस एंड करंट दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो चेक करो 2 ओम के नीचे I1 करंट है, 2 ओम के ऊपर ऐसा कोई करंट है क्या? नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 2 ओम में से बस एक ही करंट जा रहा है I1, सो यहां पर आएगा 2 इंटू I1। चलो और एक बार, 3 ओम रेजिस्टर जो है वो मेश 1 एंड मेश 2 दोनों में कॉमन है, देख मतलब 3 के लेफ्ट साइड भी करंट है, राइट साइड भी करंट है। तो जब भी ऐसा कॉमन रेजिस्टर आएगा जिसमें से 2 करंट फ्लो रहा है, तब वहां पर क्या करना है, दोनों करंट कंसीडर करना है, I1 भी लेना है, I2 भी लेना है। लेकिन अब तुझे ये डिसाइड करना है कि I1 माइनस I2 करना है या I2 माइनस I1 करना है। यहां से पता चलेगा, देख I1 माइनस I2, हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है ना तू, तो डिफरेंस के टाइम क्या करते हैं, हाइयर माइनस लोअर। देखना बचपन से हमें सिखाया गया है, जैसे कि मेरे पास 15 रुपए है, तेरे पास 10 रुपए है, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 5 रुपए का डिफरेंस हुआ। कैसे कैलकुलेट किया, 15 माइनस 10, हाइयर माइनस लोअर। तो यहां पर भी I1 ग्रेटर देन I2 है, इसलिए I1 माइनस I2 किया। अब आप लोग बोलेंगे कि माइनस ही क्यों किया, माइनस ही क्यों किया, I1 में से I2 माइनस किया क्यों किया समझा, लेकिन माइनस क्यों किया, क्योंकि I1 जो है वो 3 ओम रेजिस्टर में देख कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जा रहा है, एंड I2 जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या करना पड़ा, यहां पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ा, समझा। तो इसके आगे देख, ज्यादा दिमाग मत लगा, जब भी कॉमन रेजिस्टर दिखेगा ना तो वहां पर 2 करंट आएंगे और दोनों का सब्ट्रैक्शन ही होगा हमेशा, और देखने का कि किसमें से क्या माइनस करना है। मुझे बता, यहां पर I1 माइनस I2 किया, I2 माइनस I1 कब आने वाला है, जब मैं सेकेंड मेश में केवीएल अप्लाई करूंगा तब, तो अब उस टाइम क्या होगा, I2 माइनस I1 होगा। चल अब बता, ये एक वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ये एक वोल्टेज ड्रॉप हो गया, अब दोनों का क्या करेंगे, समेशन एडिशन करना है, बराबर, इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। तो बता फर्स्ट मेश में कितने वोल्टेज सोर्सेस दिख रहे हैं, 2, एक 20 और एक 10। अब यहां पर भी एक छोटा सा कंसेप्ट देखना है, राइज इन पोटेंशियल एंड फॉल इन पोटेंशियल का। मेरे पास 2 वोल्टेज सोर्स है, दोनों का वैल्यू 3 वोल्ट है, ओके। एक में मैं -2 प्लस जा रहा हूं, एक में +2 माइनस जा रहा हूं। वोल्टेज सोर्स में देख, ये जो छोटा लाइन होता है ना ये निगेटिव होता है, और जो बड़ा लाइन होता है वो पॉजिटिव होता है। सो फर्स्ट केस में देख, मैं -2 प्लस जा रहा हूं, सेकंड में +2 माइनस जा रहा हूं। तो फर्स्ट केस को हम लोग क्या कहेंगे, राइज इन पोटेंशियल, राइज इन पोटेंशियल। एंड सेकंड में क्या हो रहा है, +2 माइनस मतलब फॉल इन पोटेंशियल, ओके। अब कैसे याद रखेंगे ये राइज इन फॉल इन, कैसे याद रखेंगे, अपने रियल लाइफ के साथ इसको कंपेयर करना। इमेजिन कर, मेरा एक बिजनेस है जो पहले माइनस में चल रहा था, अभी वो प्लस में चल रहा है, मतलब मैं माइनस से प्लस की तरफ गया, मतलब क्या हुआ, राइज हुआ, ओके, इंक्रीज हुआ। और इमेजिन कर, मेरा एक बिजनेस है जो पहले प्लस में चल रहा था, अभी वो माइनस में चल रहा है, माइनस में मतलब क्या हुआ, गिर गया, फॉल, घाटे में गया वो, समझा, +2 माइनस। तो मुझे बता, ये राइज होना अच्छी बात है या फॉल होना अच्छी बात है, ऑब्वियसली राइज होना अच्छी बात है, तरक्की करना अच्छी बात है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
V इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 3 वोल्ट्स लिखेंगे, और फॉल में क्या लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू -3 वोल्ट्स लिखेंगे। समझा? तो कुछ रट्टा मत मार, अच्छे से समझ के ले, ये लाइफ टाइम याद रहेगा। राइज इन पोटेंशियल प्लस, फॉल इन पोटेंशियल माइनस। तो बता, यहां पर मैंने करंट का डायरेक्शन कैसे एज्यूम किया है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 वोल्ट राइज इन आएगा, -टू प्लस जा रहा, करेक्ट, एंड 10 वोल्ट में प्लस टू माइनस फॉल इन पोटेंशियल -10 आएगा। चल आगे बढ़ते फिर। सो अंदर मल्टीप्लाई कर, 2i1 प्लस 3i1 माइनस 3i2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 10। सो 5i1 माइनस 3i2 इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 1। अननोन वैल्यूज 2 है, मतलब इक्वेशंस भी 2 लिखेंगे, करेक्ट, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन ना। नेक्स्ट, अप्लाइंग KVL फॉर मेश 2। अप्लाइंग KVL फॉर मेश 2। चलो बता, सेकेंड मेश के टाइम क्या करेंगे, I2 ग्रेटर देन I1, I2 ग्रेटर देन I1। बता, सेकेंड मेश में कितने रेजिस्टर्स दिख रहा है, 3 रेजिस्टर्स दिख रहा है, 3, 4 एंड 6। सो 3, 4 एंड 6। बता, 3 ओम रेजिस्टर मेश 1 मेश 2 दोनों में कॉमन है मतलब 2 करंट आएगा। अब इस बार क्या करेंगे, I2 माइनस I1, क्योंकि सेकेंड मेश को मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आएगा, 3 इंटू I2 माइनस I1। चल आगे बता, 4 के ऊपर कोई करंट नहीं है, सिर्फ नीचे करंट है, कौन सा, I2, तो 4 इंटू क्या आएगा, I2। आगे बता, 6 के लेफ्ट साइड करंट है, राइट साइड करंट है क्या, नहीं है। सो लेफ्ट साइड करंट है I2, मतलब एक ही करंट आएगा, 6 इंटू I2। बता, सबका एडिशन करेंगे, इज इक्वल्स टू, सबका एडिशन किया, इज इक्वल्स टू कितना है, सेकेंड मेश में कितना वोल्टेज सोर्स है, 2 वोल्टेज सोर्स है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखेंगे क्लॉकवाइज, तो यहां पर आएगा राइज इन पोटेंशियल, यहां पर भी आएगा राइज इन पोटेंशियल। थोड़ा अच्छे से देखो, ऐसा नहीं कि एक राइज इन एक फॉल इन, ऐसा नहीं रहता है, अच्छे से देखना है। -टू प्लस राइज इन पोटेंशियल, ये भी तो कैसा है, -टू प्लस ही तो है, तो दोनों राइज इन पोटेंशियल है। सो +10 +5। तो बताओ, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3i2 माइनस 3i1 प्लस 4i2 प्लस 6i2 इज इक्वल्स टू 15। आगे बताओ, -3i1, 3i2 प्लस 4i2 प्लस 6i2, 13i2 इज इक्वल्स टू 15। इक्वेशन नंबर 2। अब ये 2 इक्वेशंस हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, ये 2 इक्वेशंस साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सो कैलकुलेटर में आ जाओ, इक्वेशन में जाना है, अननोन वैल्यूज 2 है। सो फर्स्ट इक्वेशन में I1 का कोएफिशिएंट 5, सेकेंड I2 का -3 इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन में -3, 13 एंड 15। सो फर्स्ट आंसर आ गया, I1 इज इक्वल्स टू 3.125 एंड I2 इज इक्वल्स टू आ गया 1.875 एम्पियर्स। ओके, मेश करंट्स मिल गया। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना क्वेश्चन है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर अपना क्वेश्चन है। सो 2 ओम रेजिस्टर में से करंट कौन सा जा रहा है, देखना, ज्यादा दिमाग मत लगा, डायग्राम देखते ही पता चल रहा है। 2 ओम रेजिस्टर में से I1 करंट जा रहा है, I1 एक ही करंट जा रहा है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम, I1 इज 3.125 एम्पियर। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, समझा। और डायरेक्शन, करंट कैलकुलेट किया मतलब डायरेक्शन देना पड़ेगा। सो ध्यान से देख, I1 जो है 2 ओम रेजिस्टर में से लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट। सो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई चाहिए, फास्ट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए। समझा सबको यहां तक? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दो फास्ट। यस, किंग कॉन्ग, थैंक यू वेरी मच। देखो, सब एफर्ट्स आप लोग के ही है, हम लोग का काम ही है आप लोग को ये सब्जेक्ट्स जो है वो अच्छे से पढ़ाने का।
बाकी मेहनत तो तुम लोग ही करते हो और तुम लोग को ही करना है। जैसे कि बोलते हैं ना कि घोड़े को हम लोग तालाब तक लेके जा सकते हैं पानी पिलाने के लिए, पानी तो उसको खुद को ही पीना है, समझा। तो हम लोग का काम क्या है, आपको वहां तक लेके जाने का, बाकी एग्जाम वगैरह तो आपको ही देना है सब। चलो सो आगे बढ़ते हैं फिर। और हाँ, और एक चीज, किसके किसके कॉलेज में BEE स्टार्ट हुआ है, मतलब ये मेश एनालिसिस वगैरह स्टार्ट हुआ है, प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दो ना। किसके किसके कॉलेज में मेश एनालिसिस वगैरह स्टार्ट हुआ है। कॉलेज में जब आपको मेश एनालिसिस वगैरह पढ़ाया जाएगा तब उसमें देखो रजिस्टर के साइड में ऐसा प्लस माइनस लिखते हैं, या फिर किसी भी बुक में देखोगे ना तो ऐसा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा लिख के दिया रहेगा, देखो प्लस माइनस वगैरह। ऐसा किया है क्या किसी ने? ऐसा रजिस्टर के साइड में ऐसा प्लस माइनस लिखा रहेगा, देखो। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखने का, बिल्कुल नहीं लिखने का ये सब ऐसा। सब लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, सब लोग कंफ्यूज रहता है। बिल्कुल नहीं लिखने का ऐसा प्लस माइनस साइड में, ये बच्चे लोग लिखते हैं। हम लोग अब लीजेंड्स बन गए, समझा। तो ये सब छोटे बच्चे लोग करते हैं प्लस माइनस वाला। हम लोग अपना अपना चलाएंगे, अपना मेथड चलाएंगे, इजी मेथड चलाएंगे, आंसर सेम आएगा, टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट, सो आगे बढ़ते हैं फिर। तो सबको समझा ये मेथड। मैं देखो आपको एक मैजिक बता रहा हूँ, मैजिक बताने वाला हूँ अभी। उस मेथड का नाम भी मैंने मैजिक मेथड रखा है, मैजिक मेथड। ओके, सो प्लीज ध्यान से देखो मैजिक मेथड। मैजिक मेथड मतलब कंसेप्ट ही है, ये एक मैथमेटिक्स ही है, लेकिन वो देखने के बाद ऐसा मैजिक जैसा लगता है, इसलिए मैंने उसका नाम रखा है मैजिक मेथड। ये मेथड आपको किसी बुक में वगैरह नहीं मिलेगा, ये अपना वाला मेथड है, अपन ने इसको डेवलप किया है। सो प्लीज एक बार अच्छे से देखो। देखो ये मैजिक जो होता है ना, एक समझा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में समझता है, नहीं तो बाद में कितना भी एक्सप्लेन करूँ वो समझता ही नहीं है। तो इसलिए पूरा ध्यान से देखो ये मैजिक क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या चेक किया, नंबर ऑफ मेशेस चेक किया। सो 2 मेश मिला मुझे, सो 2 मेश करंट मैंने क्लॉकवाइज में एज्यूम किया। सो 2 बार मुझे केवीएल अप्लाई करना पड़ा, 2 इक्वेशंस मिला, 2 अननोन वैल्यूज है, बराबर। तो इसलिए मुझे यहाँ पर 2 नंबर्स लिखना है, पहले 2 नंबर्स। ओके, 2 नंबर्स। फिर उसके बाद 2 इक्वेशन से 2 अननोन वैल्यूज हैं, I1 I2 I1 I2। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मेशेस 3 होते, 3, तो यहां पर क्या लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं, बराबर, 1 2 3। फिर यहां पर I1 I2 I3 I1 I2 I3 I1 I2 I3, बराबर। अगर 4 होता तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो 1 2 3 4 I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4 वगैरह सब। अब यहां पर आपको 2 लाइंस याद रखने हैं, एक है सेम और एक है डिफरेंट। सेम के टाइम टोटल करना है एंड डिफरेंट के टाइम कॉमन लेना है। देखो क्या बोला मैंने, सेम के टाइम टोटल लेना, टोटल करना है एंड डिफरेंट के टाइम कॉमन लेना है, समझा। ये मंत्र है, ये मैजिक का मंत्र है। ध्यान से देखो, ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, 1 1 सेम नंबर है, सेम है तो क्या करना है, टोटल करना है, टोटल। सो फर्स्ट मेश का टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना, 2 + 3 5, यहां पर लिखो। फिर यहां पर नंबर क्या दिख रहा है, 1, यहां पर नंबर क्या दिख रहा है, 2, 1 2, सेम नंबर है या डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट नंबर है। देखना यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, डिफरेंट नंबर है। अब डिफरेंट है तो क्या करेंगे, कॉमन। तो बताओ मेश 1 एंड मेश 2 दोनों में कॉमन रेजिस्टेंस कितना है, 3, तो यहां पर लिख 3 ओम। इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। अब ये कंसेप्ट पता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख, 20 वोल्ट राइज इन पोटेंशियल, 10 वोल्ट फॉल इन पोटेंशियल। सो 20
-10 है ना, 20 प्लस आएगा 10 माइनस आएगा, तो आंसर आएगा 10। फिर उसके बाद सेकंड में आ जा, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट के टाइम क्या करेंगे, कॉमन। तो मेश 2 एंड मेश 1 दोनों में कॉमन वैल्यू कितना दिख रहा है, 3, यहां पर लिख 3। फिर उसके बाद 2 2, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, सेम नंबर है, सेम है, तो क्या करना है, टोटल करना है, टोटल। तो बता सेकेंड मेश का टोटल रेजिस्टेंस कितना, 3 + 4 + 6 13, आंसर आएगा 13 इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बता, 10 वोल्ट राइज इन है एंड 5 वोल्ट ये भी तो राइज इन है, +10 + 5 आंसर आएगा 15। समझा? अब उसके बाद मैट्रिक्स आपने देखा है, देखो मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस ये कंसेप्ट देखा है। ये जो मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं ABCD, ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। तो यहां पर देख 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं AD, लेफ्ट टॉप से लेके राइट बॉटम तक जो एलिमेंट्स होते हैं उसको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। सो डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है, पॉजिटिव साइन देना है। यहां पर देख ये 2/2 का मैट्रिक्स हुआ ना, 2/2 का मैट्रिक्स हुआ। अब इसमें देख ये डायगोनल एलिमेंट्स है, सो डायगोनल एलिमेंट्स को कौन सा साइन देना है, प्लस, एंड नॉन डायगोनल को कौन सा देना है, नेगेटिव, माइनस। समझा? सेम इक्वेशन मिला, देख ना, 5i1 - 3i2 = 10, -3i1 + 13i2 = 15, -3i1 + 13i2 = 15, सेम इक्वेशंस मिला। समझा? अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज कहां पर होते हैं एग्जाम के टाइम, प्लस माइनस में पॉजिटिव किसको देना है और निगेटिव किसको देना है। सो मैंने क्या बोला, डायगोनल एलिमेंट्स को पॉजिटिव साइन, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को निगेटिव साइन। तो बता नॉन डायगोनल ये जो वर्ड है ना, इसमें फर्स्ट लेटर क्या है, N, और निगेटिव ये जो वर्ड है इसका भी फर्स्ट लेटर क्या है, N। तो मैच हो गया ना, NN, नॉन डायगोनल को निगेटिव, तो डायगोनल एलिमेंट्स को पॉजिटिव साइन देना। चलो समझा सबको, फटाफट रिप्लाई चाहिए मुझे, समझा ये सबको। मेश एनालिसिस एक एग्जांपल आज हमने देखा, यहां पर जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, फास्ट, कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए। स्टार्ट हमने किया था ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ V = I × R। उसमें मैंने आपको 2 टाइप के वोल्टेजेस बताए थे, वन इज वोल्टेज सोर्स, सेकंड इज वोल्टेज ड्रॉप। उसके लिए मैंने देखो एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था जिसमें एक पेंसिल सेल था जिसके सीरीज में 2 रेजिस्टर्स थे, ओके। फिर टोटल रेजिस्टर कैलकुलेट करने के लिए दोनों रेजिस्टर का मैंने एडिशन किया, फिर टोटल करंट कैलकुलेट किया ओम्स लॉ अप्लाई करके, I = V/R। अब सीरीज सर्किट है मतलब उसमें करंट का वैल्यू सेम रहेगा। फिर करंट का वैल्यू और रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे पता था, तो उससे मैंने अगेन ओम्स लॉ अप्लाई करके वोल्टेज कैलकुलेट किया। लेकिन इस बार रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिलता है वो कौन होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, और पेंसिल सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कौन होता है, वोल्टेज सोर्स होता है। समझा? मतलब वोल्टेज ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रेजिस्टर। फिर उसके बाद KVL, जितना पूरे सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप होता है सबका एडिशन करो, आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू मिलेगा। दैट इज सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। फिर उसके बाद मेश एनालिसिस स्टार्ट किया। मेश एनालिसिस का और एक नाम क्या है, लूप एनालिसिस। यहां पर हमें एक वर्ल्ड फेमस स्टेटमेंट क्या मिला, एवरी मेश इज लूप बट एवरी लूप इज नॉट मेश। तो मेश एनालिसिस के प्रॉब्लम में हमेशा आपको मेशेस ही काउंट करने, नंबर ऑफ मेशेस। लूप्स के बारे में सोचो ही मत, नहीं तो आप लोग बहुत कंफ्यूज रहोगे। हमेशा सिर्फ नंबर ऑफ मेशेस काउंट करने का। तो डायग्राम देखते ही पता चलता है कि यहां पर नंबर ऑफ मेशेस 2 है। फिर 2 मेश करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम किया, देन KVL अप्लाई किया 1 by 1, KVL फॉर मेश 1, KVL फॉर मेश 2। वहां पर वो डायलॉग याद रखो, हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। मतलब फर्स्ट मेश को जब हम लोग KVL अप्लाई करते हैं तब I1 इज ग्रेटर देन I2। जब हम लोग सेकेंड मेश को KVL अप्लाई करेंगे तब I2 इज ग्रेटर देन I1। समझा? फिर यहाँ पर ये सब कंसेप्ट पता है सबको, ये इक्वेशंस वगैरह कैसे लिखा है, राइज इन फॉल इन, ये कंसेप्ट अच्छे से याद रखो। कैसे याद रखना है, मैंने एग्जांपल बताया है। अपना एक बिजनेस था जो पहले माइनस में चल रहा था, अभी वो प्लस में चल रहा है, राइज इन हो गया। राइज मतलब अच्छी बात है, मतलब पॉजिटिव साइन देंगे। अगर बिजनेस प्लस टू माइनस जा रहा है, फॉल हो गया, गिर गया, पूरा बिजनेस डूब गया, बुरी बात है, निगेटिव साइन देना है, दैट इज फॉल इन पोटेंशियल। समझा? और ये मैजिक मेथड, बस ये फॉर्मूला याद रखो, सेम के टाइम टोटल, डिफरेंट के टाइम कॉमन करना है।
चलो जल्दी जल्दी रिप्लाई चाहिए, समझा सबको? यस और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ ये कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, पुणे यूनिवर्सिटी हो, नागपुर यूनिवर्सिटी हो, शिवाजी यूनिवर्सिटी हो, अमरावती यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, महाराष्ट्र में टोटल 13 यूनिवर्सिटीज है, 13 ओके, 36 ऑटोनोमस कॉलेजेस है एंड 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, ये टॉपिक जो है वो सेम है। मेश, नोडल, सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, मैक्सिमम पावर सब सेम है, एसी सर्किट सेम है, सब सेम है, समझा? तो किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, ये लेक्चर्स वो अटेंड कर सकता है, समझा? तो आपके बाकी के जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बोल दो लेक्चर अटेंड करने के लिए। और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ। जैसा भी आपका कमेंट है हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा लग रहा है, हम लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग ने कमेंट जो दिया रहेगा। अगर नहीं दिया, मतलब आपको बुरा लग रहा है, तो हम लोग इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। कोई भी देखो इंसान परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट बनाना पड़ता है, अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो आपके अगर कुछ सजेशंस रहेंगे तो हम लोग वो ज़रूर उसके ऊपर काम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।